वेलकम दोस्तों। ये वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक। वी विल सी क्वांटम एटॉमिक मॉडल, उसके अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमने लास्ट वीडियो में क्वांटम नंबर्स के बारे में बात चालू करी थी। देयर वर 4 क्वांटम नंबर, उसमें से 2 क्वांटम नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l। टुडे वी विल सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और ml। अब ये पीछे l लगाने का मीनिंग यही है कि वो l के ऊपर डिपेंड करेगा। हमें इतना पता होना चाहिए, लास्ट वीडियो तो देखा हुआ होना चाहिए, और उसमें से एटलीस्ट डेडलाइन ये थी कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ शेल, एंड l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर या तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर l जिसको बोलते हैं। l डिपेंड ऑन द l इंडिकेट सब शेल, l इंडिकेट सब शेल, ठीक है, जिसको हमने ऑर्बिटल नाम दिया था, सब शेल। तो n की वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? ऑर्बिट। n इज इक्वल टू 1 तो फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 तो सेकंड ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट, और l इंडिकेट करते हैं सब शेल। अगर l इज इक्वल टू 0 है तो s ऑर्बिटल, l इज इक्वल टू 1 है तो p ऑर्बिटल, p सब शेल, l इज इक्वल टू 2 तो d सब शेल, l इज इक्वल टू 3 तो f सब शेल, l इज इक्वल टू 4 तो g सब शेल, l इज इक्वल टू 5 तो h सब शेल। लेकिन प्रैक्टिकली SPDF 4 सब शेल ऑब्टेन हुई है टिल नाउ, ठीक है। तो वी विल टॉक अबाउट द SPDF इन दिस यूनिट। अभी इसके आगे जाते हैं L के ऊपर से हमें क्या मिलेगा? ML या तो M, ठीक है। तो थोड़ा ब्रीफली रिवाइज करेंगे, पूरा ब्रीफली समझेंगे पूरा। तो ये बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू मस्ट हैव वॉच प्रीवियस वीडियो बेटा, और ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। दिस क्वांटम नंबर, magnetic quantum number, required to explain the fact that when the source producing the line spectrum, we will see the hydrogen line spectrum, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम जहाँ पे हाइड्रोजन गैस रखा हुआ है, उसके आजू बाजू में अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो उसमें से जो लाइट एमिट होने वाली है, वो लाइट की जो लाइन है वो स्प्लिट होगी। ईच स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट्स अप टू इंटू नंबर ऑफ लाइन्स, जिसको बोला था हमने ज़ीमैन इफेक्ट, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, ठीक है बेटा। तो ये ऐसा होने के पीछे का रीज़न क्या है वो समझेंगे। एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, अभी न्यूक्लियस के आसपास अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, समझेगो, इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, समझो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, वैसे तो ये रैंडम मूवमेंट में घूमता है वी नो, लेकिन अगर वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। तो उसके आसपास इलेक्ट्रिकल फील्ड तो होगा ही होगा, साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अभी वो जिस डायरेक्शन में घूमेगा, समझो यहाँ पे मैं, ये मेरी पेन जो घूम रही है वो एक्स एक्सिस पे घूम रही है, तो उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो अंदर की साइड होगी, राइट हैंड थंब लॉ, ठीक है बेटा। अगर वो समझो वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की साइड पे होगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन के हिसाब से उसकी मैग्नेटिक फील्ड तय होगी। एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस जनरेट एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड टर्न प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड घूमता है तो साथ साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, विच कैन इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और हमने बाहर से भी क्या रखा है? मैग्नेट। तो वो एटम का अंदर का मैग्नेट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बाहर वाला मैग्नेट के साथ क्या करेगा? इंटरेक्ट, रिपल्शन या तो अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो लाइंस क्या होती है? स्प्लिट होती है। Thus, under the influence of external magnetic field, the electrons of Schwarzschild shell can orient themselves in certain preferred region of space around the nucleus called orbitals। मतलब कि शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल, और सब शेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। याद रखिएगा बेटा, शेल मीन्स ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर क्या होगा? सब शेल,
ऑर्बिट शेल तय करने के लिए हमने क्या निकाला था, एन। एन के अंदर क्या हो गया, एस पी डी ऑफ ऑर्बिटल जो एल से तय होगा, और एल सब शेल के अंदर क्या होगा, ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, जिसको हम सब ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिटल या तो सब ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हम लोग थे, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल कैन ओरिएंट देमसेल्फ इन अ सर्टेन प्रिफर्ड region of the space around the nucleus called orbitals. The magnetic quantum number determines the number of preferred orientation of electron present in a subshell. मतलब सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऑर्बिटल में होंगे, और वो एक्स वाई जेड एक्सिस के ऊपर या अलोंग द एक्स एक्सिस, इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस, इन बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सिस। तो कहाँ पे रीजन में है वो कौन तय करेगा, एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसकी ओरिएंटेशन तय करेगा। तो ये पूरे पैराग्राफ से इतना याद रखिए कि एम इंडिकेट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, एम इंडिकेट ऑर्बिटल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल और टाइप ऑफ ऑर्बिटल या तो सब ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? जैसे कि एन के ऊपर से क्या तय होता है, शेल, एल के ऊपर से सब शेल, और एम के ऊपर से, एम या एम एल के ऊपर से क्या तय होगा, ऑर्बिटल या तो सब ऑर्बिटल। याद रखोगे ये, ठीक है बेटा। सिंस ईच ओरिएंटेशन correspond to an orbital, therefore the magnetic quantum number determines the number of orbitals। याद रखिएगा ये पॉइंट, बहुत ही काम का है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिटरमाइन करेगा बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ इज डिनोटेड बाय लेटर एम और एम एल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे शो करेंगे, एम या तो एम एल। एंड फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल it can have all values ranging from -L to +L including 0। Remember, -L to +L including 0। अगर L की वैल्यू 0 है, s ऑर्बिटल, L की वैल्यू 0 है, s ऑर्बिटल, तो -0 to +0 तो मतलब मीनिंग नहीं है, 0 के आगे माइनस या प्लस लगाना मीनिंग नहीं है। तो अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, 0। इट मीन्स दैट एस सबशेल हैज़ ओनली वन ओरिएंटेशन। उसकी ओरिएंटेशन, यहाँ पे मुझे एक वैल्यू मिली, 0 इज अ वन वैल्यू, सो वी कैन से एस ऑर्बिटल हैव ओनली वन ओरिएंटेशन, स्फेरिकल शेप। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो ऐसा नहीं है कि वो एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, यूनिफॉर्मली डिवाइडेड इनटू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल सर्कल, होल स्फीयर, सो दैट उसका ओरिएंटेशन एक ही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड, एस सबशेल हैज़ ओनली वन ऑर्बिटल कॉल्ड एस ऑर्बिटल। एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है जिसको हमने बोला एस ऑर्बिटल। आई रिपीट, एस सबशेल है, उसमें एक ही ऑर्बिटल है, कौन सी, एस ऑर्बिटल। उसका कोई सब टाइप नहीं है, उसका कोई सब ऑर्बिटल नहीं है। जबकि एल की बात करें हम, अगर एल इज इक्वल टू 1, जब अगर एल इज इक्वल टू 0 की बात कर ली एस ऑर्बिटल की, अभी एल इज इक्वल टू 1 यानी कि पी ऑर्बिटल, पी सबशेल, उसके लिए एम कैन हैव 3 वैल्यूज़। इसके हिसाब से हम देखें, -1 0 +1, -1 0 +1, उसकी कितनी वैल्यू मिली मेरे को, 3 वैल्यू मिली। पी सबशेल हैज़ 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स, 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन, एक्स वाई जेड। आप समझ रहे हो, 3 डिफरेंट उसकी क्या होगी, ओरिएंटेशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के ऊपर उसकी ओरिएंटेशन होगी। उसके हिसाब से उसके 3 सब टाइप होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, जो हम देखेंगे आगे। इट मीन्स बेटा, अभी जो देखा हमने पी और पी सबशेल के लिए, देयरफॉर पी सबशेल इंक्लूड पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 kind of orbital. These are p orbital. Okay, px, py, pz, they have different m, they have different orientation, because by the value of m we can decide the orientation of orbital. One orbital along with the x axis align with the x axis, one is aligned on the y axis and another one aligned in the z axis, जो बाहर आती हुई डायरेक्शन में होगी, z axis. Okay, px, py, pz.
उनका m +1 -1 एंड 0, m इज इक्वल टू क्या होगा 0, या तो आप -1 +1 इसको ले सकते हो, इंटरचेंज भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे हैव ऑल px py pz, दे ऑल हैव सेम वैल्यू ऑफ l, l इज इक्वल टू 1 फॉर p सब शेल। p सब शेल इंक्लूड 3 काइंड ऑफ ऑर्बिटल px py pz। ओके बेटा, हाँ याद रखिएगा, आपको अगर शॉर्ट नोट लिखने को बोले, शॉर्ट नोट ऑन m, तो आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही लिखना है। मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा ज़्यादा समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा, क्योंकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए इसलिए। फॉर l इज इक्वल टू 2 d सब शेल m हैव कैन 5 वैल्यूज़। कैसे? तो l इज इक्वल टू 2, मैंने बताया था कि m की वैल्यू कितनी होगी, -L2 प्लस l इंक्लूडिंग 0, ठीक है ना। तो अगर ये हम ये अप्लाई करें l इज इक्वल टू 2 के लिए, तो कितना होगा, -2 -1 0 +1 +2, तो इट हैव 5 डिफरेंट वैल्यू। इट मीन्स d सब शेल डिवाइडेड into 5 different orientation. I repeat, d sub shell is divided into 5 different orientations. This implies that there are 5 different orientation of the d sub shell in space. In other words, d sub shell has 5 d orbitals. d sub shell have 5 d orbitals. कौन सी dz square, dxy, dyz, dx square minus y square, dz dxy, या तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि भाई dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है बेटा। -1 -2 0 +1 +2, ओके। अभी 3 एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो dz स्क्वायर जो होगी वो z एक्सिस पे होगी। 5 ऑर्बिटल में ये एक थोड़ा अलग है, और 4 ऑर्बिटल्स जो है वो डबल डम्बल शेप है। ये वाला डबल डम्बल नहीं है, सिर्फ डम्बल है और ऐसे एक रिंग है, ठीक है, जिसको बोलते हैं dz स्क्वायर, दिस अलॉन्ग विद द z एक्सिस। दूसरा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है उसमें 2 डम्बल है, आप देख सकते हो, दिस इज़ 1 डम्बल, दिस इज़ अनदर डम्बल। तो इट हैव 2 डम्बल, one is along with parallel with the x axis, another is parallel with z y axis, x square minus y square। तो ये दो ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको मैंने नाम दिया है एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। एक्सियल डी ऑर्बिटल मीन्स दे आर पैरेलल टू एक्सिस। अनदर 3 डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स आर नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। इट मीन्स दे अलाइन विद द नॉन एक्सियल पोजीशन। देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरा है जेड एक्सिस। अगर इनके बीच में कोई एरिया है, उधर अगर ऑर्बिटल है, तो उनको हम बोलेंगे नॉन एक्सियल पोजीशन। लेकिन ये वाला पोजीशन क्या कहलाएगा, एक्सियल पोजीशन। समझ में आ रहा है बेटा? ये कौन सा पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन, ये भी एक्सियल पोजीशन, ये भी एक्सियल पोजीशन। लेकिन ये कौन सा वाला पोजीशन है, ये वाला डॉट नॉन एक्सियल पोजीशन, ये भी नॉन एक्सियल पोजीशन, ये भी नॉन एक्सियल पोजीशन। समझ में आ रहा है? तो ये बाकी की 3 जो ऑर्बिटल है वो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स है, जैसे कि डी जेड एक्स या तो डी एक्स जेड। तो डी जेड एक्स कहाँ पे होगी, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में। देखिए आप, जेड और जेड एक्सिस कहाँ पे, बाहर क्या, तो जेड एक्सिस के जेड और वाई के बीच, जेड और एक्स के बीच में एक डम्बल है और दूसरा उसके परपेंडिकुलर एक डम्बल है। फिर डी वाई जेड जो है वो y और z के बीच के क्वाड्रेंट के अंदर, बीच के प्लेनर में है, और उस दूसरा उसके परपेंडिकुलर। डी एक्स वाई जो है वो x एंड y के बीच वाले क्वाड्रेंट में, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। मैंने यहाँ पे z को मिटा दिया है क्योंकि पब्लिक को ये लगता है कि z पे ऊपर है, नहीं, z तो बाहर आती हुई डायरेक्शन में है, और ये एक्स वाई जो है वो मेरे बॉर्ड के प्लेनर के ऊपर है, ठीक है बेटा। तो डी सब शेल हैव 5 ऑर्बिटल्स, 5 डी ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा। दे हैव, ये पाँचों 5 के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 2। पाँचों 5 के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 2। आई रिपीट, खाली उनमें फ़र्क किस में है, एम में। किसकी वैल्यू में फ़र्क है, एम।
ओके बेटा, देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। इतना आसान तरीके से, इतना सिंपल तरीके से कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बेटा। सिंपली फोर्थ हमें समझना था ना अभी, व्हेन l इज इक्वल टू 3 f सब शेल m कैन हैव 7 वैल्यूज़। उसके लिए m की कितनी वैल्यू होगी? 7। कैसे 7? तो हमने फिर से बताया तो आपको m की वैल्यू क्या होती है? -L2 + L इंक्लूडिंग 0। l की वैल्यू 3 है तो -3 से +3 इंक्लूडिंग 0। -3 से +3 के बीच में क्या क्या आता है? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। टोटल वी हैव 7 वैल्यूज़। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं 2l + 1। l की वैल्यू अगर 3 रख, यहाँ पे 3 रख दो तो 2 3 6 + 1 7 वैल्यूज़ हो गई टोटल। दिस implies that there are 7 different orientations. There are different orientations of the f shell, f subshell. In other words, f subshell has 7 f orbital. f subshell have different 7 f orbitals. इनके शेप हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है अनसर्टेन। दे हैव अनसर्टेन शेप बट दे आर अलॉन्ग विद द 3 डायमेंशनल डिफरेंट 7 ओरिएंटेशन में वो होंगे। और हर एक ऑर्बिटल क्या शो करेगी? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। वैसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी? 7 वैल्यूज़ होगी। ठीक है, अभी उसका समअप करें हम, टोटल समअप अभी तक जितना भी पढ़ा उसका समअप करें तो क्या होगा? सब शेल SPDF। ओके, उनके लिए L की वैल्यू क्या थी? 0, 1, 2, 3 जो लास्ट वीडियो में बताया था। S कोई भी टाइप का S हो, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, कोई भी टाइप का S हो, S ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या लेनी है? 0। P ऑर्बिटल 2p, 3p, 4p, 5p, 7p कोई भी हो, P के लिए L की वैल्यू 1। D 3d, 4d, 5d, 6d कोई भी हो, उसके लिए D की वैल्यू क्या लेनी है? 2। F के लिए L की वैल्यू लेनी है 3, याद रखिएगा। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, ये सब शेल में ऑर्बिटल्स कितनी होगी? तो अगर मैं L की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ 2l + 1 में L इज इक्वल टू 0, तो 2 × 0 0, 0 + 1 1, तो S ऑर्बिटल की कितनी सब और S सब शेल की कितनी ऑर्बिटल्स होती है? 1। P ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 1 मैंने यहाँ पर रख दी, 2 1 = 2, 2 + 1 3, Px, Py, Pz। इसकी कितनी सब ऑर्बिटल्स थी? याद है ना कुछ? Px, Py, Pz। उसी प्रकार D ऑर्बिटल्स जो है उसकी कितनी सब ऑर्बिटल्स थी? 5। कौन सी थोड़ी देर पहले देखी थी? dxy, dyz, dzx, फिर dx² - y² और dz²। दे हैव 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स या तो सब ऑर्बिटल्स। और 7 ऑर्बिटल F के अंदर कितनी ऑर्बिटल होगी? 7। तो ये आपको याद रखना है। अगेन S के अंदर एक सब ऑर्बिटल या तो ऑर्बिटल, P सब शेल में 3 सब ऑर्बिटल या तो क्या बोल सकते हो तो ऑर्बिटल्स। D के अंदर D सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स, F सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स। ओके बेटा, अभी लास्ट वीडियो आपको याद होना चाहिए। लास्ट वीडियो में क्या सिखाया था कि अगर n की वैल्यू जो भी है, n की वैल्यू 1 है फर्स्ट ऑर्बिटल, तो उसके लिए L की वैल्यू कितनी होगी? 0, और वो क्या इंडिकेट करेगा? 1s ऑर्बिटल। अगर n की वैल्यू 2 है सेकेंड ऑर्बिट, तो उनके लिए L की वैल्यू कितनी होगी? 0 to n - 1। याद आ रहा है कुछ? तो L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1। अगर n की वैल्यू 2 है सेकेंड ऑर्बिट, उनमें कितनी ऑर्बिटल्स होगी? 2s एंड 2p। फिर n की वैल्यू 3 है अगर, तो L की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2। मैंने पहले ही बोल दिया था कि लास्ट वीडियो आपने देखा हुआ होना चाहिए। तो n इज इक्वल टू 3 एंड L इज इक्वल टू 0 क्या इंडिकेट करेगा? 3s। फिर n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 1, 3p। n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2, 3d। उसी प्रकार 4s, 4p, 4d, 4f। यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर ओनली 1 काइंड ऑफ सब शेल इज प्रेजेंट, 1s, और वो सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है,
एस के अंदर, तो इसलिए दैट्स वाई इट कंटेन ओनली वन ऑर्बिटल. फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन ओनली वन ऑर्बिटल. सेकेंड ऑर्बिट, उसके अंदर दो सब शेल होंगे, 2s एंड 2p. देयर वर 2 सब शेल. एस सब शेल जो सेकेंड ऑर्बिट में उसको 2s से डिनोटेड करेंगे, और जो p ऑर्बिटल p सब शेल है उसको 2p से डिनोट करेंगे. 2s सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल, 2p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, 2px 2py 2pz. तो 1 + 3 टोटल 4 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इनटू सेकेंड ऑर्बिट. क्या रिलेशन बैठ रहा है? 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1. तो इसका मतलब 3 स्क्वायर क्या होना चाहिए? 9. मतलब nth ऑर्बिट के अंदर n स्क्वायर ऑर्बिटल होगी. आई रिपीट, n इन nth ऑर्बिट n स्क्वायर ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट. n इज इक्वल टू 3 के लिए l की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है. 3s 3p 3d. 3s सब शेल में एक ऑर्बिटल, 3p सब शेल के अंदर 3px 3py 3pz 3 ऑर्बिटल्स, और 3d सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स, 3dxy 3dyz 3dzx 3dx² - y², 3dz². तो यहाँ पे 1 + 3 + 5 का समअप करेंगे तो क्या होगा? 9 ऑर्बिटल्स. उसी प्रकार फोर्थ ऑर्बिट के अंदर, फोर्थ शेल के अंदर 4 सब शेल होंगे, 4s 4p 4d 4f. 4s सब शेल में एक ऑर्बिटल, 4p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, 4px 4py 4pz. 4d और 4d सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स, 4dxy 4dyz 4dzx 4dx² - y² एंड 4dz². एंड 4f के अंदर 7 ऑर्बिटल्स. तो 1 + 3 + 5 + 7 करेंगे तो कितना मिलेगा? 16 ऑर्बिटल्स. मतलब कि 4 स्क्वायर 16. इन nth ऑर्बिट देयर वर टोटल ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इज n स्क्वायर. ओके बेटा. दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें सीखनी है, समझनी है, याद रखिएगा. ये 2p का जितने भी 3 सब ऑर्बिटल्स होंगी ना, वो एक सेम डिस्टेंस पे होंगी, उनकी तीनों की सेम एनर्जी होगी. 2s थोड़ी अंदर की ओर, 2p थोड़ी बाहर की ओर होगी. लेकिन ये 2p के जो 3 बेटे हैं, मैं बोलूँगा 3 सन या 3 डॉटर्स, उन तीनों की एनर्जी क्या होगी? 2px 2py 2pz की एनर्जी सेम होगी. वैसे यहाँ पे भी चलो 3s में तो कोई एक ही ऑर्बिटल है इसलिए कोई वादा नहीं, लेकिन 3p में 3px 3py 3pz उन तीनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी. उसकी कंपेयर में 3d की एनर्जी ज़्यादा. 3d में 5 ऑर्बिटल्स है, 3dxy वगैरह. तो उन पांचों की एनर्जी क्या होगी? सेम. उनको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स. 2p की 3, 3p की 3, 3d के 5, उन सब की एनर्जीज क्या होगी? सेम. तो उनको बोलेंगे डी जनरेट ऑर्बिटल्स. क्या बोलेंगे बेटा? डी जनरेट ऑर्बिटल्स. ओके. degenerate orbitals, they have same energies. अभी जो मैंने बात करी वही वापस रिपीट करता हूँ. ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सब शेल हैविंग इक्वल वैल्यूज ऑफ n एंड l. मतलब अगर मैं बात कर लूँ 2p की, तो 2p के 3 बेटे 2px 2py 2pz, उन सब के लिए 2px 2py 2pz तीनों के लिए n की वैल्यू, ये तीनों के लिए n की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू है 1. लेकिन इनमें डिफरेंट कहाँ पे होगा? m की वैल्यू में. m की वैल्यू -1 0 + 1, -1 + 1, -1 + 1 और 0. ठीक है ना. तो इनके अंदर खाली m अलग है, बाकी n और l दोनों सेम है. दैट्स वाई दे हैव सेम एनर्जीज. 2px 2py 2pz तीनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी. एंड दे आर कॉल्ड एज अ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. सेम एनर्जी हैविंग ऑर्बिटल्स आर नोन एज अ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. रिमेंबर. उसी प्रकार 2p 3p के अंदर 3 प्रकार की ऑर्बिटल्स होगी. 3p सब शेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स, 3px 3py 3pz. They are known as the degenerate orbitals of 3p subshell.
3D subshell contain 3 orbitals, 5 orbitals, 3D xy, 3D yz, 3D zx, 3D x square minus y square, 3D z square. It means 5 degenerate orbitals of 3D subshell. इनके ये 3p के लिए n की वैल्यू 3px, 3py, 3pz तीनों के लिए n की वैल्यू 3 होगी और l की वैल्यू 1. इन पाँचों पाँच के लिए n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू जो है वो 2 होगी. खाली फ़र्क किस में होगा इनमें? m की वैल्यू में. -2, -1, 0, +1, +2, +1, +2 5 वैल्यूज़ है इनके लिए m की. उसी प्रकार f 4f, तो 4f के अंदर क्या होगा? 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. ठीक है बेटा. बट हावेवर जहाँ से मैंने m के बारे में चालू किया था समझाना कि इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हमने अप्लाई किया था हाइड्रोजन गैस को या तो कोई भी अलग अनदर एलिमेंट को, जो एमिशन स्पेक्ट्रम के दौरान हमने गैस लिया था चैम्बर में, उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया था. लेकिन बाहर से अगर मैग्नेटिक फील्ड लिया है तो ये डीजेनरेसी जो है वो रिमूव हो जाएगी. ये जो एनर्जी में इक्वालिटी है वो दूर हो जाएगी. ऑर्बिटल्स हमारे स्प्लिट, ऑर्बिटल्स क्या होगी? स्प्लिट होगी. एंड दैट्स वाई they acquire slightly different energies. This cause splitting of a given spectral lines into many. मतलब एक में से ज़्यादा ऑर्बिटल्स, एक में से ज़्यादा क्या निकलेगी? स्प्लिटिंग, स्प्लिटेड लाइंस, रीमैन इफेक्ट. ठीक है बेटा. तो काफ़ी वाइडली डिस्कस किया मैंने m के बारे में. तो इन शॉर्ट अगर यहाँ तक जितना भी पढ़ा मैंने n, l और ml, उनके ऊपर से ये डेडलाइन निकाल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 1s ऑर्बिटल, उसका सब ऑर्बिटल कितना? 1, जो मैंने पहले ही ऑलरेडी फिगर ड्रॉ करके ऑलरेडी समझा दिया है. तो वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट है n इज इक्वल टू फर्स्ट 1 के शेल, फर्स्ट ऑर्बिट, तो उसके अंदर सब शेल कितने होंगे? तो यहाँ पे l इज इक्वल टू 0, इतना, इसका मतलब s सब शेल होगा. कितना होगा? s 1s जिसको बोलते हैं 1s. इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0. फिर अगर n की वैल्यू, और हाँ इनके लिए ml की वैल्यू भी अगर निकाले ml तो ml की वैल्यू भी कितनी होगी? 0. इट मीन्स s हैव ओनली 1 ऑर्बिटल. अगर n इज इक्वल टू 2 मतलब k फिर आता है l शेल, सेकेंड ऑर्बिट, उसके लिए l की वैल्यू कितनी होगी? l की वैल्यू होगी 0 एंड l की वैल्यू होगी 1, यानी कि 2s एंड 2p सब शेल. इनके लिए ml की वैल्यू होगी 0, इनके लिए ml की वैल्यू होगी -1, 0 + 1. इट मीन्स 2px, 2py, 2pz. इट हैव 3 ऑर्बिटल्स. तो 3 ऑर्बिटल्स ऑफ 2p, 1 ऑर्बिटल ऑफ 2s. देयर वर 4 ऑर्बिटल्स. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें अगर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो कितनी होगी? n². समझ में आ रहा है बेटा? उसी प्रकार मैंने बात करी थी n इज इक्वल टू 3 m शेल, थर्ड ऑर्बिट, उसके लिए उनमें 3s, 3p, 3d. इनमें m की वैल्यू कितनी होगी? नंबर ऑफ m 1, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m 3px, 3py, 3pz, यहाँ पे 5. तो टोटल 9 ऑर्बिटल्स. अगेन मैंने ये समझाया. ये लास्ट वाला टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है नोटबुक में, लेकिन ये रिपीट करवाया समझने के लिए. उसके बाद बेटा देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ लास्ट क्वांटम नंबर. उसको इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा वो भी समझते हैं. स्पिन क्वांटम नंबर का सिंबल है s और ms. कोई भी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते हैं और वो दोनों की स्पिन जो होगी अपने खुद के एक्सिस के ऊपर जो स्पिन होगी ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी. एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. जैसे यहाँ पे मैंने s ऑर्बिटल बताई है, s ऑर्बिटल हीलियम एटम फॉर एग्जांपल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं. दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ओन एक्सिस, अपने ओन
ऑर्बिट में तो घूमेंगे ही घूमेंगे, ऑर्बिटल मोशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिटल मोशन, लेकिन साथ साथ वो अपने खुद के एक्सिस के ऊपर भी घूमेंगे, उनको बोलते हैं स्पिन। क्या बोलते हैं बेटा, स्पिन। एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, वो अपने एक्सिस के ऊपर भी घूमेगा। दे रिवॉल्व ऑन देयर ओन एक्सिस, ऐसे ये एक्सेल रोटेशन भी होगा इनके अंदर। आप समझ रहे हो, ये अगर समझो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों की ऑर्बिट के अंदर मोशन सेम डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों की अपने खुद के एक्सिस के ऊपर, देन ऑन देयर ओन एक्सिस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहे हैं। जैसे कि लाइक द अर्थ, हमारा अर्थ जो है वो विच डू नॉट ओनली रिवॉल्व अराउंड द सन, वो सन के आसपास तो घूमता है, जैसे सन मीन्स न्यूक्लियस, सन के आसपास भी घूमता है, लेकिन खुद के एक्सिस के ऊपर भी वो स्पिन करता है। सही बात है कि नहीं। अर्थ जो है वो ऐसे अपने खुद के एक्सिस पे ऊपर भी घूमता है और ऑर्बिट के अंदर भी घूमता है। ऐसे दो प्रकार की मोशन है। ये हो गया समझो एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज भी घूमेगा। कोई इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है तो द क्वांटम नंबर s gives the information about the direction of spinning of the electron present in any orbital. It represented by s or ms. Since the electron in orbital can spin either in the clockwise direction or in the anti-clockwise direction. Hence, for a value of m, मतलब एनी ऑर्बिटल के लिए s की दो वैल्यू पॉसिबल होगी। s can have only two values, +1/2 and -1/2. Simple, that's it. These are very often represented by two arrows pointing in the opposite direction. इसको आप एरो से भी शो कर सकते हो। एक एरो मैंने ऊपर की ओर किया है, दूसरा एरो मैंने डाउन साइड किया है। +1/2 -1/2 स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यू होगी, आइदर +1/2 और -1/2. This quantum number help to explain the magnetic properties of the substances. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेट की ओर रिपेल होते हैं। तो वो क्यों हो रहा है, उसका रीज़न है स्पिन क्वांटम नंबर। दूसरी बात, आप बोलोगे कि सर थर्ड क्वांटम नंबर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ ही जुड़ा था ना, लेकिन थर्ड क्वांटम नंबर जो m था, m या तो ml, वो ऑर्बिट की वजह से, ऑर्बिटल मोशन जो है ना, ऑर्बिटल मोशन, उसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है उसकी बात कर रहा था। जबकि ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो अपने खुद के एक्सिस के ऊपर जो रोटेशन होने वाला है, जो थोड़ा फास्ट होगा, स्पीड में होगा। जैसे अर्थ अपने खुद की एक्स के ऊपर 24 घंटे के अंदर वो रिवॉल्व कर लेता है, लेकिन सन के आसपास घूमने में उसको पूरा साल लगता है। उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन अपने खुद के एक्सिस के ऊपर फास्ट घूमेगा, तो इनकी वजह से जो मैग्नेटिज्म होगी ना, वो समझाने वाला क्वांटम नंबर कौन है, एस। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, उसके लिए मैग्नेटिज्म ऊपर की डायरेक्शन में होगी। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन डाउन साइड होगी। समझ में आ रहा है बेटा। तो बेटा इट मीन्स ये हो गया, बात ये हुई कि स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ अपनी एक्सिस के ऊपर घूमता हुआ छोटा सा इलेक्ट्रॉन जो है वो छोटे से माइक्रो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ माइक्रो मैग्नेट विथ अ डिफाइनाइट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल है म्यू एस, ये तो म्यू। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी जिसको बोल सकते हैं। इफ़ ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है या एक से ज़्यादा सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो चलो उनके अंदर मैग्नेटिज्म है, ठीक है ना। तो इफ़ एन एटम, इफ़ ऑल द ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फिल्ड, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अप साइड डाउन साइड अगर है तो मैग्नेटिज्म कैंसिल आउट हो जाएगी। देयर नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0, म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट उनकी क्या हो गई, म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
एंड द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द डायामैग्नेटिक. डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होंगे वो रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिनको बोलते हैं डायामैग्नेटिक. हाउएवर इफ सम हाफली फील्ड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, एक हाफली फील्ड ऑर्बिटल है, दो हाफली फील्ड ऑर्बिटल, 3, 4 कितनी भी हो सकती है. तो इफ हाफली फील्ड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट द सब्सटेंस हैज अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट. उसको कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगी जिनके अंदर म्यू इज़ नॉट इक्वल 0 होगा, बिकॉज इनके अंदर एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हो सकते हैं. एंड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द आउटर मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या होंगे, वो अट्रैक्टेड होंगे. समझ में आ रहा है. ये रहा समझो मैग्नेट, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उसकी ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा. लेकिन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो वो उससे क्या होगा, रिपेल होगा, दूर जाएगा. अब याद रखिए ये टोटल स्पिन S इज इक्वल टू n इंटू 1/2. अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन में 1s ऑर्बिटल, उसका एटॉमिक नंबर है 7, उसका कन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2p3. आपने 10th स्टैंडर्ड में याद रखा था 2, 5, तो ये हो गया 2, ये हो गया 5, 2, 5. आपने ऐसा याद रखा था. नाइट्रोजन के लिए क्या याद रखा था, 2, 5. फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ना. सेकेंड ऑर्बिट में 2 सेल, 2 सब शेल, एंड 2 सब शेल के अंदर टोटल 4 ऑर्बिटल्स. इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल्स. अभी इसमें 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अप डाउन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो गया. यहाँ पे अप साइड डाउन साइड, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल. लेकिन ये 2p3 जो है ना, 2px, 2py, 2pz, उनमें एक 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे अनपेड रहेंगे. तो इनमें n की वैल्यू, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3. तो 3 इंटू 1/2, 1.5 उसका होगा टोटल स्पिन. टोटल स्पिन होगा 1.5. ठीक है. अभी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए या तो टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए एंगुलर मोमेंटम अगर ढूंढना है, एंगुलर मोमेंटम हमने देखा था L में, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के लिए. वो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के ऊपर घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम एक है और दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट है. 2 मोमेंटम है. एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स में आप पढ़ोगे और मैग्नेटिक मोमेंट भी फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे छोटे इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं. तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू √s इंटू s+1 इंटू h/2π. ठीक है बेटा. एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन √s इंटू s+1 h/2π. दूसरी बात, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात करें, वो था एंगुलर मोमेंटम. अभी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या तो मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू μs इज इक्वल टू √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन. यहाँ पे n की वैल्यू अगेन वही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और bm जो है वो बोर मैग्नेटॉन यूनिट है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे इसके बारे में. ठीक है बेटा. तो यहाँ तक हमने पढ़ा क्या, टोटल 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स. इन शॉर्ट अगर हम बात करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें समझना था मेन लाइंस के बारे में, स्पेक्ट्रम लाइंस. उसके ऊपर से क्या पता चलता है, मेन शेल यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में. दूसरा अप्रॉक्स डिस्टेंस, एनर्जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n². n की वैल्यू क्या हो सकती है, n 1, 2, 3, 4, एनी इंटीग्रल वैल्यू. उसको शेल, k शेल, l शेल, m शेल, n शेल ऐसे भी शो कर सकते हैं. ये मैंने बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, रिवीजन करवा रहा हूँ. दूसरा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे समझाना था फाइन लाइन स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर्स. थोड़ा डीपली जो जूम करके हम देखते हैं तो एक लाइन के अंदर छोटी छोटी अगेन लाइंस होती है, उसको L से हम डिनोटेट करते हैं. उसके ऊपर से क्या पता चलता है, L की वैल्यू से सब शेल. L की वैल्यू 0 है तो S सब शेल, L की वैल्यू 1 है तो P सब शेल, L की वैल्यू 2 है तो D सब शेल, L की वैल्यू 3 है तो F सब शेल. उससे रिलेटिव एनर्जीज ऑफ सब शेल भी हम देखेंगे आगे आउफबाउ प्रिंसिपल में. दूसरा, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पता चलेगा, और
एल की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 to n-1। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने किस लिए इंट्रोड्यूस किया, टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। उसके ऊपर से क्या पता चलता है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सब शेल, जैसे एस ऑर्बिटल में, एस सब शेल में एक ऑर्बिटल है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल है, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स, 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन, 5 ऑर्बिटल्स, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल, एफ सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स। फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल, एम की कितनी वैल्यू होगी, एम इज इक्वल टू -L2 + L इंक्लूडिंग 0। ठीक है बेटा। फिर स्पिन क्वांटम नंबर आपके सामने, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +1/2 या तो -1/2। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा अपनी ओन एक्सिस के ऊपर या तो एंटी क्लॉकवाइज -1/2। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।